हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अपने हर एक वीडियो में बताती हूं कि मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य कंप्लीट करवाने के लिए एक टारगेट लेके चल रही हूं मैं। तो हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का पद्य खंड यहाँ तक हम संपूर्ण करवा चुके हैं। पद्य खंड के अंतर्गत आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगति, प्रयोग और छायावादी, ये सारे जो युग हैं इनके सभी के रचनाएं हैं, ये सारी मैं करवा चुकी हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ। ये जो है BA MA वाले बच्चों के और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, तो उन सभी के लिए आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बाकी ऑब्जेक्टिव वालों को ये पता होना चाहिए कि उस समय क्या प्रवृत्तियां थी, जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जैसे TGT, PGT, एस्टेट, UGC, नेट, तो उनको ये पता होना चाहिए कि प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां थी क्या। तो वैसे तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब्जेक्टिव वालों को ये लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव वालों को ओरली पता होना चाहिए कि उस युग के अंतर्गत क्या था, कौन सी प्रवृत्तियां विशेष थी। तो पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक को। प्रगतिवादी, जैसे कि आपके इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रगतिवादी, इसको साहित्य में, हिंदी साहित्य में जिसे हम प्रगतिवाद कहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में उसे हम ये मार्क्सवाद कहते हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। तो मार्क्सवाद ने क्या किया था, मार्क्सवाद में क्या है, उसमें दो वर्ग थे, शोषक और शोषित। तो मार्क्सवाद वर्ग जो था वो क्या करता था, जो शोषित लोग थे उनके प्रति उनकी सहानुभूति थी और जो शोषक वर्ग थे उसका ये विरोध करते थे। यानी कि ये चाहते थे कि समाज में दो वर्गों में विभाजित न हो, समाज में किसी की दयनीय स्थिति ना हो, समाज में सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले और ये अधिकार किसी को ना मिले कि शोषक वर्ग जो है शोषित वर्ग का शोषण करे। ऐसा ये मार्क्सवाद नहीं चाहता था, ये इसका विरोध करते थे। तो इसका मतलब यही प्रगतिवाद का मतलब हुआ। तो प्रगतिवाद का भी मतलब यही है कि समाज में दो वर्ग थे, एक आप शोषक के नाम से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दूसरा आप शोषित से ले सकते हैं। तो शोषक वर्ग वह होता है जो शोषण करता है और शोषित वर्ग वह होता है जिसका शोषण होता है। यानी कि इनके द्वारा इस वर्ग का शोषण किया जाता है। इसमें आपके पूंजीपति, आपके जमींदार और राजनीतिक लोग या बड़े बड़े अमीर वर्ग के लोग, ये इस शोषक वर्ग में आ जाते हैं। और इसमें हमारे मजदूर वर्ग, अपने यानी कि छोटा मोटा काम करने वाले, इस तरीके दिहाड़ी मजदूर, ये सभी किसान, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये दो वर्ग थे, उस समय इनका बोलबाला था। तो प्रगतिवादी काव्यों ने क्या किया कि इस वर्ग की निंदा की, शोषक वर्ग की निंदा की, उसका विरोध किया, उसके लिए क्रांति का आह्वान किया। और इसके लिए आप एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि बादल राग कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो बादल राग में आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और जो शोषित वर्ग है उसकी भी यहाँ पर कई पंक्तियाँ, जैसे वह तोड़ती पत्थर और इस तरह की जो रचनाएं हैं, वो आप देखेंगे कि इन दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर इस वर्ग के कवियों ने रचना की, जिसमें शोषक वर्ग का अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने खुलकर विरोध किया और जो शोषित वर्ग था उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की अपने काव्य के माध्यम से। पढ़ते हैं प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवादी काव्य का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से इनकी रचनाएं, प्रगतिवाद के जो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके UGC नेट, TGT, PGT, एस्टेट में पूछे जाते हैं, वो सारा मैंने डाल रखा है। और अगर आप UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करें। तो प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे नंबर 1 ही पॉइंट है, शोषितों की दीनता का चित्रण। अब आपको शोषक और शोषित में क्या होगा कि आपको अंतर तो पता चल ही गया होगा। तो शोषितों की दीनता का चित्रण, यानी कि जो शोषक वर्ग था, जो शोषितों का शोषण कर रहा था, ये शोषक वर्ग शोषण करता था, तो इन शोषितों की दीनता का चित्रण किया है।
प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान। अब आप देखना शोषित वर्ग में कौन कौन आते हैं, किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्रण किया है। यानी कि प्रगतिवादी कवियों ने जो शोषित वर्ग था उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की और उनकी सहानुभूतिपूर्ण और करुणाजनक उनका चित्रण किया। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया। क्या कह रहे हैं कि जो प्रगतिवादी कवि थे इन्होंने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र किया कि एक तरफ इधर रखें हम शोषित वर्ग को और दूसरी तरफ हम शोषक वर्ग को रखें। तो इन्होंने इनका तुलनात्मक चित्र किया कि कितना डिफरेंस है और किस प्रकार से ये एक दूसरे का, ये जो शोषक वर्ग है ये इनका शोषण कर रहा है और लगातार किस प्रकार शोषित वर्ग को इनकी हानि हो रही है, दुख उठाना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, प्रगतिवादी कवियों ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया कि समाज के अंदर देखो दोनों के अंदर कितना भेद है, ये इन कवियों ने बताया। दिनकर के शब्दों में देख सकते हैं हम, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र। देखो श्वान, श्वान होता है कुत्ता, कुत्तों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो अगर आप एमए या बीए के एग्ज़ाम दे रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं, तो अगर आपका ये पॉइंट है और ये पॉइंट अगर आप लिखते हैं, शोषितों की दीनता का चित्रण, इसकी एक दो लाइन लिखकर और साथ में अगर आप ये पंक्तियाँ जरूर लिखें और अगर ये पंक्तियाँ लिखते हैं तो आपके आंसर आपका 10 नंबर का है तो आपको 8 और 7 नंबर मिलने तक की संभावना रहती है, मतलब ज़्यादा मार्क्स लेने की संभावना रहती है। तो देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है, समझाने कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भेद बताया है कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उनके तो कुत्तों को भी दूध और वस्त्र मिलते हैं, लेकिन जो हमारे देश में गरीब बालक है, मजदूर या किसान वर्ग के जो बच्चे हैं वो भूख से अकुलाते हैं और मतलब उनको सर्दी में भी ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो अपनी माँ की छाती से चिपक कर ही जाड़े की रात बिताते हैं। और जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि आजकल कुत्तों को तो अच्छे अच्छे बिस्तर भी मिलते हैं। तो ये था शोषक और शोषित की दीनता का वर्णन। दूसरा आता है हमारे इसमें शोषक वर्ग के प्रति घृणा, यानी कि जहाँ पर शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है वहीं शोषक वर्ग के प्रति घृणा है। तो 2 पॉइंट तो आपके यहीं पर बन गए। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, तो शोषक वर्ग को किस प्रकार का दिखाया गया है, शोषक वर्ग को स्वार्थी, अन्यायी, निर्दय एवं कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, एक तो ये याद रखना है कि शोषक वर्ग क्या करता है, स्वार्थी होता है, अन्यायी होता है, निर्दयी होता है और कपटी कहा गया है। दूसरा शोषक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, व्यापारी, जमींदार और उद्योगपतियों को लिया गया है। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। तो मार्क्सवाद ने इस पूंजीवादी व्यवस्था को ही खंडित करने की बात उठाई थी। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहते हैं। मतलब प्रगतिवादी आप राजनीति के क्षेत्र में कहें चाहे साहित्य के क्षेत्र में कहें, तो दोनों ही वर्ग के जो लोग हैं वो इस पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। और कहता है, हो ये समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव टिकी। मतलब इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि वह समाज बिल्कुल खंडित हो जाए जिसके चिथड़े चिथड़े हो जाए जो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है, शोषण पर जिसकी नींव टिकी है, उस समाज को ये बेकार मानते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। तो याद रखेंगे तीसरा पॉइंट है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। जैसे कि आप अभी तक भक्ति काल तक आप देख रहे थे कि धर्म में और ईश्वर में काफ़ी आस्था थी, लेकिन प्रगतिवादी जो कवि हैं वो धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं। मतलब उनकी ना तो धर्म में कोई आस्था है और ना ही ईश्वर में कोई आस्था है। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह इन्हें शोषक का हथियार मानता है।
वह इन्हें शोषण का हथियार मानता है। मतलब धर्म के नाम पर जो प्रगतिवादी कवि हैं, उन्हें ये लगता है कि धर्म के नाम पर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं और ईश्वर के नाम पर भी मंदिरों में, मस्जिदों में, इनमें लोगों का क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। तो जो प्रगतिवाद के कवि हैं, वो धर्म और ईश्वर को शोषण का हथियार मानते हैं। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है, कुरुक्षेत्र दिनकर जी की एक काव्य रचना है, उसमें इन्होंने लिखा है, भाग्यवाद आवरण पाप का। मतलब जो भाग्य के भरोसे रहते हैं वो आवरण है पाप का और शस्त्र शोषण का। और ये भाग्यवाद एक शस्त्र है शोषण करने का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। कह रहा कि इसके कारण भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। मतलब भाग्यवाद को क्या कहा गया है? पाप का आवरण कहा है और शोषण का एक शस्त्र कहा है। और इस भाग्यवाद की आड़ में ही एक दूसरे का क्या करते हैं? भाग को दबाते चले जाते हैं, एक दूसरे के हिस्से का हनन करते हैं, उसके भाग को दबा जाते हैं, शोषण करते हैं। तो इसलिए क्या कहा है? ये दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की भूमिका में कहा है, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। पहला क्या था? शोषितों के प्रति दीनता। दूसरे में था शोषक वर्ग के प्रति इनका कर वो विद्रोह की भावना। तीसरा आपका धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। नेक्स्ट है, इसलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों एवं रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए। ये कहा ना मैंने कि जैसे कि बादल राग कविता देखेंगे, उसमें विप्लव ही के बारे में ही कहा गया है कि जब क्रांति आती है तो उससे गरीब लोग को ही हमेशा फायदा होता है। तो क्या किया कि प्रगतिवादी कवियों ने धार्मिक और रूढ़ियों को छोड़कर विप्लव के गीत गाए। वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक बार आई भी थी ये पंक्तियां, और मैंने ट्रिक भी बताई थी कि आपको कैसे याद रखनी है। बाल शर्मा नवीन की पंक्ति है ये। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उथल पुथल कौन मचाते हैं? बाल। बाल मीन्स बच्चे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, वो मतलब जो कवि है वो कह रहा है कि अपने काव्य के माध्यम से कि कुछ ऐसा करो तुम अपने काव्य के माध्यम से जिससे पूरे समाज में उथल पुथल मच जाए। क्योंकि कवियों का ऐसा विश्वास है कि जब समाज में विप्लव होगा, विप्लव के गीत गाए जाएंगे, क्रांति होगी, तो हमेशा जो शोषित वर्ग है उसी को ही फायदा होने वाला है। पंत जी ने भी युग की कोयल का सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी युग की कोयल का आह्वान किया है कि वह अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को नष्ट कर दे। अब सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं? गा कोकिल बरसा पावक कण। पावक मतलब पवित्र, पवित्रता का संदेश दो। नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। कह रहा है कि जो जीर्ण, जो पुरानी स्थिति में जो कुछ भी हमारे पास है उसे सब नष्ट भ्रष्ट कर दो। ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने कही है। और रामेश्वर शुक्ल अंचल तो ईश्वर की धारणा पर प्रश्न चिन्ह ही लगा देते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल तो ईश्वर की धारणा, मतलब वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। क्या कहते हैं? जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता तो निशी वाशर क्षुधा तुर तुम सोए। क्या कह रहे हैं? किंतु न चेता तो, अगर तुमने अभी तक भी चेत नहीं किया, तो निशी वाशर मतलब दिन और रात, क्षुधा तुर तुम सोए। जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए। ठीक है, तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की पंक्ति है और आपको ऐसे ही लिखनी है ये। अगर आप देखो इसमें धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था में अगर आप ये सारे पॉइंट नहीं लिखते हैं तो आप जो मैंने आसान आसान से बताए थे ये आप मत लिखना। आप ये लिख सकते हैं और उसके बाद आप कभी कुछ ऐसे तान सुनाओ, ये दो आसान आसान पंक्तियां आप लिख सकते हैं। क्रांति की भावना। क्रांति की भावना चौथा क्या था कि प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों में अगली प्रवृत्ति है क्रांति की भावना। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश
क्रांति के द्वारा ही संभव माना। क्रांति की भावना थी, मतलब प्रगतिवादी कवियों ने क्रांति का संदेश दिया कि तो क्रांति करो, उथल पुथल मचाओ, जो भी पुराना हमारे पास है उसे नष्ट कर डालो। जब उथल पुथल मचाएंगे तभी समाज में कोई परिवर्तन हो सकता है। तो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से क्रांति की भावना से लोगों को प्रेरित किया। और वह चाहता है कि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महल भूमि सात हो जाएं और सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवि ने हिंसा को उचित ठहराया है। देखो, हिंसा का संदेश नहीं देते हैं, लेकिन जो प्रगतिवादी कवि हैं उन्होंने हिंसा को उचित ठहराया, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंसा होगी, क्रांति होगी, कुछ उथल पुथल होगा, तभी लोगों को कुछ मिलने वाला है। काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। मतलब इनका यही था, अहिंसा और हिंसा कुछ नहीं होती, मारो मारो काटो काटो, ठीक है। तो ये संदेश इनका था, प्रगतिवादी कवियों का। नेक्स्ट है, नारी के प्रति इनकी क्या विचारधारा थी। प्रगतिवादी कवि ने, अभी आप को पता है कि प्रगतिवाद से पहले यानी कि रीति काल तक जो नारी की स्थिति थी उसे भोग और विलास की वस्तु समझा जाता था। लेकिन प्रगतिवादी युग में आकर जो कवि हैं या समाज के लोग हैं, उनका नारी के प्रति दृष्टिकोण थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। तो नारी चित्रण, प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ का चित्रण किया है। वह न तो उन्होंने मतलब नारी को न तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, न नायिका भेद का किया है, नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया है, बल्कि इन्होंने नारी के यथार्थ रूप का, अगर नारी पत्थर तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, खादानों में काम करती हुई दिखाई दे रही है, तो उसी का वर्णन किया है। तो इन्होंने यथार्थ का मतलब वही होता है कि उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा का वैसा अपने काव्य में रूप प्रस्तुत किया। वह न तो, और नारी चित्रण मतलब नारी के बारे में प्रगतिवादी कवियों ने क्या कहा कि वह न तो कल्पना लोक की परी है और न ही उसे इतना सुंदर दिखाया कि वह कल्पना लोक की परी लगे, सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वह इसी लोक की मानवी है। मतलब ना तो ही परलोक की दिखाई उसे, और उसे ये कहा कि जो स्त्री है वो इसी लोक की एक मानवी है, जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। निराला ने पत्थर तोड़ती हुई नारी का चित्रण किया है। पत्थर तोड़ती हुई ये जो कविता है निराला जी की है। बहुत ही, निराला जो है एक विद्रोही स्वर के कवि थे। तो इन्होंने क्या लिखा है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अटालिका प्राकार। तो देखो, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो ये पंक्ति आप लिख सकते हैं, निराला जी ने लिखी है नारी का चित्रण करते हुए, कि जिस नारी की तुम सुंदरता का चित्रण करते हो उसी नारी का उसने यथार्थ का रूप प्रस्तुत किया है अपने इस काव्य में। तो जो मैं बता रही हूँ वो बातें भी आप लिख सकते हैं। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, प्रगतिवादी काव्य की मूल प्रवृत्ति क्या थी, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवियों की प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतर कर काव्य की रचना की। यथार्थ मतलब कि हमारा ये समाज है और इस समाज के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है उसी को इन्होंने अपनी आंखों से देखा और अपनी रचनाओं में स्थान दिया, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं की। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी और बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में ही उपलब्ध होता है। यानी कि समाज के अंदर भूख, विषाद, गरीबी, बेरोजगारी, उसका इन्होंने यथार्थ चित्रण किया। इसके संदर्भ में नेक्स्ट है, और शैलीगत विशेषताएं, यानी कि शैली की क्या विशेषताएं थी प्रगतिवादी काव्य में। प्रगतिवादी कवि की भाषा सरल है, शैली अलंकार विहीन है, मतलब अलंकारों का कोई ज़्यादा इन्होंने प्रयोग नहीं किया। मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है, इसमें कहीं बनावट नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे रीतिकाल और भारतेंदु युग तक क्या था, छंदबद्ध रचनाएं हो रही थी, लेकिन छायावादी युग में निराला जी ने क्या कह दिया था कि जब सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो कविता को भी छंदों से मुक्त करना चाहिए, कविता भी स्वतंत्रता चाहती है। तो छायावादी युग में ही मुक्तक छंद का प्रयोग होने लग गया था, और प्रगतिवाद तक तो आते आते बिल्कुल सरल भाषा में, अलंकार विहीन भाषा में और मुक्त छंद का प्रयोग करते हुए काव्य रचनाएं होने लगी।
वह आम आदमी की भाषा है। उसमें मतलब प्रगतिवाद में जो भाषा प्रयोग की जा रही थी, वह आम आदमी की भाषा थी, उसमें कहीं पर भी बनावट नहीं थी। और पंत जी लिखते हैं, तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। कह रहा है कि अगर तुम वहन कर सको, अगर तुम जन जन के विचारों को तुम वहन करना चाहते हो, पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हो, तो वाणी मेरी चाहिए, तुम्हें क्या अलंकार, मतलब अलंकारों की तुम्हें क्या जरूरत है। तुम्हें वाणी चाहिए, एक साफ सीधी सरल वाणी होनी चाहिए जो विचारों को जनता तक पहुंचा सके। ये बात है सुमित्रा नंदन पंत जी की, ये पंक्तियां हैं। यद्यपि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती। इसलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम रही, फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो इस युग में जो हमारा प्रगतिवादी युग था, इसमें ज़्यादा कवि नहीं है। प्रगति काल में नागार्जुन है, इनकी रचनाएं मैं ट्रिक के साथ करवा चुकी हूँ और आती हैं यहाँ से। नागार्जुन है, त्रिलोचन है और केदारनाथ अग्रवाल है और 3-4 कवि हैं, रांगे राघव है। 4-5 कवि ही इसके मेन हैं, उन सब की रचनाएं मैं करवा चुकी हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी लाइक एंड शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।